भी बताया जाता है कि उसने साल 2013 में अपना खुद का गैंग बनाया था। इसके बाद अमन के खिलाफ कोयला व्यापारियों से रंगदारी, लेवी वसूली, हत्या जैसे मामले भी दर्ज होते हैं। करीब 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमन साहू के गैंग के सदस्यों ने बर्बरी ग्रुप पर फायरिंग की थी। उस समय रायपुर के शंकर नगर इलाके में कंपनी के पार्टनर के घर से बाहर गोली चलाकर इन लोगों ने सनसनी मचा दी थी। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपराध जगत की। क्राइम, इनकाउंटर और अपराध, यह कहानी आजकल खित्ते में कितनी ज्यादा ट्रेंड करती है। और हम बात करें अपराधियों की, अपराधियों के इनकाउंटर की, अपराधियों के वर्चस्व की, यह कहानी हम हर जगह देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कल जो चर्चित इनकाउंटर हुआ अमन साहू हत्यामन साहू। कहा जा रहा था कि उसको पुलिस द्वारा लेकर आया जा रहा था, उसकी जेल शिफ्टिंग हो रही थी। इस जेल शिफ्टिंग के दौरान उनमें गाड़ियों का काफिला भी था और गैंगस्टर का एनकाउंटर हो जाता। कितनी सिंपल बात है ना। उसे जेल, विकास दुबे आपको याद आता है? हाँ, अब आपको शायद याद आ गया होगा। मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ। विकास दुबे जो भागा भागा फिर रहा था यूपी में, तो आप जानते ही हैं कि बाबा का खौफ है। वो कभी इस शहर, कभी वो शहर, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। उसे यूपी पुलिस पकड़ती है उज्जैन से लेकर आती है कानपुर के आसपास, बिकरू गांव के आसपास। जब पहुंचती है, बारिश हुई होती है, गाड़ी पलटती है, वो हथियार छीनकर पुलिस से भागता है और इसी जद्दोजहद में उसका एनकाउंटर हो जाता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कितना सिंपल है ना। क्या वाकई में ऐसा है? वो है या नहीं है, लेकिन इतिहास की किताबों में तो यह दर्ज है। कुछ ऐसे ही कहानी जेल शिफ्टिंग की, 3 गाड़ियों का काफिला और गैंगस्टर का खात्मा। डीजीएम हत्याकांड के बाद ऐसे हुआ अमन साहू का खात्मा। अमन साहू नाम कितना कॉमन लगता है आजकल अपराधियों के। अमन साहू, विकास दुबे, लगता है कि हमारे आसपास के बीच के ही लोग हैं। अमन साहू एक कॉमन नाम। अमन साहू ने महज 17 साल की उम्र में जुर्म का रास्ता चुन लिया था। फिर उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, लूटपाट, वसूली जैसे अंजाम देकर वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बन गया। यही नहीं, वो खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी बताया करता था। अब भैया, ये जो गैंगस्टर अमन साहू हत्याकांड की जो अंतर कथा है, इनसाइड स्टोरी है, उस अंतर कथा को हम समझते हैं। एक बड़े इलाके में अमन साहू का आतंक था। कम उम्र में ही वो जुर्म का रास्ता को अख्तियार कर लिया था। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। उसे आधुनिक हथियार रखने का शौक था। वो जुर्म के रास्ते सियासत में जाने की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन इसी बीच एनटीपीसी के एक बड़े अफसर का कत्ल होता है, जिसके पीछे शक की सुई उस गैंगस्टर की तरफ घूम जाती है। जिसके बाद कानून और पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं और बस यहीं से आगाज होता है अपराध की और उस कम उम्र में गैंगस्टर के खात्मे की कहानी का। वो कहानी जिसे एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को अंजाम तक पहुंचा दिया। जुर्म की दुनिया का वो खिलाड़ी बेमौत मारा गया। ये कहानी है गैंगस्टर अमन साहू के खात्मे की। चलिए चलते हैं। 11 मार्च 2025, स्थान पलामू का चैनपुर। सुबह का वक्त था। झारखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का एक दस्ता पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड लाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस की एक बुलेरो और 2 स्कॉर्पियो कार, एक काफिला रायपुर जेल से बाहर मौजूद था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद झारखंड पुलिस की एक स्कॉर्पियो में गैंगस्टर अमन साहू को एसटीएफ के 2 हथियारबंद
जवानों के बीच बैठाया गया। उस कार के आगे पुलिस की एक बुलेरो चल रही थी और पीछे एक स्कॉर्पियो। 3 गाड़ियों के इस काफिले में झारखंड एसटीएफ के करीब 12 से 15 जवान शामिल थे। ये जो पूरा मैं वाक्य सुना रहा हूँ, कुछ वाक्य आपको 5 साल पहले हुए विकास दुबे हत्याकांड की कहानी की ओर इशारा करता नजर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुख्यात बदमाश अमन साहू को लेकर यह काफिला रायपुर से निकल चुका था। काफिला बड़ी खामोशी से झारखंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद यह काफिला अपने राज्य झारखंड की सीमा में दाखिल होता है। यह सीमावर्ती इलाका पलामू जिले में आता है। काफिला आगे बढ़ता है और चैनपुर इलाके में दाखिल हो जाता है। इस दौरान अचानक रास्ते में कर 3 गाड़ियों का ब्रेक लग जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। इससे पहले कि एसटीएफ के जवान कुछ समझ पाते, अचानक बीच वाली गाड़ी में हलचल होती है। पलामू की पुलिस अधीक्षक एसपी रेशमा रमेशन के मुताबिक बीच वाली स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा अमन साहू एक जवान की इंसास राइफल छीन लेती है और बगल में बैठे जवान को धक्का मारकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। पूरी कहानी एक फिल्मी नाटकीय आधार पर चलता है। उस एसटीएफ का जवान उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है तो अमन साहू जवान पर फायरिंग करता है और गोली लगने से जवान घायल हो जाता है। हमले के बाद फौरन बाद में एसटीएफ टीम जवाबी कार्रवाई करती है और अमन साहू को निशाना बनाकर फायरिंग की जाती है। बस यही वो वक्त था जब अमन साहू पुलिस की गोलियों का शिकार बन जाता है और इस मुठभेड़ में कुख्यात अमन साहू की मौत हो जाती है। तो लॉरेंस का करीबी गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है, इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, हर तरफ चर्चा होने लग जाती है। कई कहानी है इस अमन साहू की। अमन साहू के बारे में कहा जाता है गर्लफ्रेंड का गला रेता, फिर उसकी सहेली को फोन कर बोला कि इसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। कई कहानियां हैं इस अमन साहू की। तो जो अमन साहू की हम बात कर रहे हैं, अमन साहू के एनकाउंटर में धनबाद का भी एक एंगल सामने आता है। हम बात करें धनबाद बैंक मोड़ थाना में कभी रहे प्रमोद कुमार सिंह, जो मुथूट फाइनेंस जो लूट हुई थी उसमें इनकाउंटर में एक अपराधी को ढेर किए थे, उनमें उनका भी नाम है। वो भी झारखंड एसटीएफ में शामिल है और वो भी इस घटना चक्र में शामिल थे। इस पूरी मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का जवान राकेश कुमार घायल हुआ, जिसे मेदिनीनगर के एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ के काफिले को रोकना अमन साहू के गुर्गे की एक साजिश थी। वो अमन साहू को छुड़ाकर ले जाने के फिराक में थे। जब पुलिस ने मौका वारदात पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो वहां से 2 बम भी बरामद हुए हैं। पुलिस और तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट गई हैं। कहते हैं ना कि जिस उम्र में लोग बड़े बड़े सपने सोचते हैं, बड़े बड़े सपने संजोते हैं, उस उम्र में इस अमन साहू ने अपराध की रास्ते को अख्तियार कर लिया था। कम उम्र में ही इसके ऐसे करतूते थे जो अपराध की दुनिया में इसे बादशाह बनाते थे। अमन साहू ने महज 17 साल की उम्र में जुर्म का रास्ता चुन लिया था। फिर उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, लूटपाट, वसूली जैसी काम अंजाम देकर वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बनना चाहता था। यही नहीं, वो खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेन बिश्नोई का करीबी बताया करता था। वो रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला था। अकेले झारखंड में ही नहीं, उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। असल में अमन पहले एक हार्डकोर माओवादी भी बताया जाता है कि उसने साल 2013 में अपना खुद का गैंग बनाया था। इसके बाद अमन के खिलाफ कोयला व्यापारियों से रंगदारी, लेवी वसूली, हत्या जैसे मामले भी दर्ज होते हैं। करीब 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में अमन साहू के गैंग के सदस्यों ने बर्बरी ग्रुप पर फायरिंग की थी। उस समय रायपुर के शंकर नगर इलाके में कंपनी के पार्टनर के घर से बाहर गोली चलाकर इन लोगों ने सनसनी मचा दी थी। आरोप है कि अमन साहू ने अपने कुछ शूटर रायपुर भेजे थे। उसकी हिट लिस्ट में शहर के कई व्यवसायियों के नाम शामिल थे। इस घटना के बाद रायपुर पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया था। अमन साहू के एनकाउंटर को एनटीपीसी के अधिकारी कुमार की हत्या से भी जोड़ा जाता है। हालांकि झारखंड पुलिस के पास इस हत्या की वजहों का ना कोई जवाब था और ना ही आज है, ना ही कल था। सूत्रों के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कुमार गौरव हत्याकांड के सिलसिले में कहा था कि इस मामले में कुछ साफ नहीं है, यह हत्या किन हालातों में हुई, किसने की, क्योंकि डीजीपी के पास इन सवालों का कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं है। मौका वारदात पर मौजूद पुलिस बल
राज्य के पुलिस मुखिया ने इतना जरूर कहा कि झारखंड में जो भी अपराधी रहे हैं उनकी साजिश झारखंड के जेलों में रची जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 जेल के अंदर से काम कर रहे हैं, जिनमें विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साहू की गैंग शामिल है। असल में 10 मार्च को झारखंड पुलिस की टीम डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के मामले में अमन साहू से पूछताछ करने के लिए रायपुर पहुंची थी। कहा जाता है कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था, बदले में उसे हाईटेक हथियार मिलते थे। अमन साहू की AK-47 राइफल के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ दिल्ली में भी 2 मामले दर्ज हैं। यही नहीं, इसी साल जनवरी में NIA ने टेरर फंडिंग मामले में रांची और हजारीबाग जिले में मौजूद अमन साहू के 3 ठिकानों पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी की थी। इस दौरान एक SUV, CCTV का DVR और बैंक ट्रांजैक्शन के जुड़े कागजात भी जब्त किए गए थे। उस वक्त अमन साहू पलामू जेल में बंद था, लेकिन उसका टेरर नेटवर्क झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बेखौफ तरीके से संचालित हुआ करते थे। झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान अमन साहू विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके चलते अमन साहू की मां किरण देवी ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि अमन साहू की हिट लिस्ट में अक्सर बड़े कारोबारियों का नाम रहा करते थे, जिनसे वो रंगदारी और लेवी वसूला करता था। तो ये कारनामे थे अमन साहू के। तो अमन साहू कहते हैं ना, 17 साल की उम्र में ही उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अमन साहू के बारे में कई कहानियां हैं। अमन साहू के बारे में यह भी बात करते हैं कि अमन साहू एक छोटे स्तर से निकला था। अमन साहू एक मोबाइल का दुकान चलाता था। तो भैया, एक अमन साहू मोबाइल दुकान चलाने वाला अमन साहू झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? झारखंड के आतंक गैंगस्टर अमन साहू को हमें नहीं बताया ना कि उसका इनकाउंटर हो गया। तो झारखंड पुलिस ने मंगलवार को बड़ी सफलता मिली कि सफलता में उसे रांची लाया जा रहा था छत्तीसगढ़ से। वो बातें तो मैंने आपको बताई कि पतरातू में अमन साहू मोबाइल की दुकान चलाता था। झारखंड की राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के मतवे गांव के रहने वाले अमन साहू के दादा हरिदास साहू मतवे में खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उसके पिता निरंजन साहू यहां से पतरातू चले गए। वहां उन्होंने एक दुकान खोल ली। इंटर की पढ़ाई करने के बाद अमन साहू ने पतरातू में ही वर्ष 2008 में मोबाइल की दुकान खोली। इस दौरान वो सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडेरा गिरोह के संपर्क में आया था। पैसे कमाने की ललक में वो आपराधिक गिरोह में सक्रिय हो गया था। एक कच्ची उम्र में अपराध के रास्ते को उसने अख्तियार कर लिया था। कच्ची उम्र ना समझ होती है ना दिमाग होता है। वो पैसे की चाहत में अपराध का सिपाही बन गया। बर्नपुर सीमेंट फैक्ट्री में फायरिंग करने के बाद जेल। बर्नपुर सीमेंट फैक्ट्री में फायर करने के आरोप में पहली बार अमन साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे 10 माह तक जेल में रहना पड़ा। जेल से निकलने के बाद अमन साहू को इस बात का एहसास हुआ कि सुशील श्रीवास्तव और भोला पांडे से बड़ा गिरोह चलाया जा सकता है। इसके बाद उसने इन दोनों का साथ छोड़कर अपनी गैंग खुद तैयार कर लिया। मैंने पहले ही बताया कि ये लेवी वसूलता था, व्यापारियों और ठेकेदारों से वसूली करता था। उसने व्यापारियों और ठेकेदारों की वसूली शुरू कर दी। देखते ही देखते अमन साहू गिरोह का विस्तार होता चला गया। शुरू में उसने हजारीबाग और रामगढ़ जिले में अपराध को अंजाम देना शुरू किया। बाद उसने रांची, पलामू, लातेहार तक अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और झारखंड तक ही सीमित नहीं रहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए भी वो काम करने लगा। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया ठेकेदार व्यापारियों से वसूली करने वाले गैंगस्टर अमन साहू पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसे जेल में आपराधिक घटनाओं का अंजाम देना शुरू किया। आखिरकार मंगलवार 11 मार्च 2025 को पलामू चैनपुर थाना क्षेत्र से वो पुलिस की हिरासत में भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। अमन साहू पर सिर्फ हजारीबाग और रामगढ़ जिले में 70 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पूरे झारखंड में उस पर 130 से ज्यादा केस थे। अब सिर्फ कहानी यही नहीं है कि उसको लाने में सिर्फ हुआ, सिर्फ उसका इनकाउंटर हो गया। उसको लाने में जब पिस्टल छीन के भाग रहा था, इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ATS के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में अमन की मौत हो गई। ऐसा मैंने पहले ही बताया। गैंगस्टर अमन साहू का कहा जाता है कि कई उग्रवादी संगठनों से भी संपर्क था। लेवी के लिए बड़ी घटनाओं को भी इसने अंजाम दिया।
गैंगस्टर अमन साहू ने अपने अपराध का दायरा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कई उग्रवादी संगठनों से भी संपर्क बनाया था। इनके सहयोग से कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था, साथ ही दूसरे राज्यों के अपराधियों का सहयोग लिया। गैंगस्टर अमन साहू अपने अपराध का दायरा बढ़ाने के लिए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी और आपराधिक गिरोह झांगुर ग्रुप से अपना संपर्क बढ़ाया। उसने लेवी के लिए उग्रवादियों के सहयोग से भी कुछ घटनाओं का अंजाम दिलाया। इसमें तितरिया खाड़ कोलेरी से आगजनी और फायरिंग की प्रमुख घटनाएं थी। उसने गिरोह का दायरा बढ़ाने के दूसरे राज्यों में भी अपराधियों से भी संपर्क किया, दूसरे राज्यों के अपराधियों से भी लेता था सहयोग। अमन साहू हथियार मंगवाने के लिए दूसरे राज्यों के अपराधियों से भी सहयोग लेता था। अमन साहू हवाला कारोबारियों के माध्यम से पैसे का लेन देन करता था। उसने गिरोह द्वारा वसूले गए पैसों की जमीन के कारोबार से लेकर होटल के कारोबार तक उसने निवेश किया था। गिरोह के छिपने का स्थान वो ऐसे कई जगह बना के रखे थे जहां पे वो खुद को सिक्योर महसूस करता था, जहां वो छिपा करता था। कहा जाता है कि बिहार में भवानीपुर, नवगछिया, कोसी नदी के दियारा में, भागलपुर में नयन सिंह के बताए स्थान पर, कटिहार में महाराणा यादव के साथ दियारा में, पूर्णिया में क्रिमिनल शर्मा यादव के साथ, काठमांडू में, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर में, गोरखपुर में और आरा में भी अभय पांडे के ठिकानों पर। रंगदारी से प्राप्त रुपए कहाँ निवेश किया? वो कहते थे वो रंगदारी से पैसे प्राप्त करता था, तो पैसे को कहाँ लगाया? तो इसमें कहा गया खबरों में कि बुढ़मू में 75 डिसमिल जमीन परिवार के नाम पर खरीदी। कांके में 44 एकड़ जमीन सुजीत सिन्हा ने कल्लू बंगाली के नाम पर एग्रीमेंट किया। काठमांडू में रॉयल एम्पायर के बुटीक होटल में सुजीत सिन्हा का पार्टनर, रांची में सुजीत सिन्हा के नाम पर फ्लैट। ये पूरी कहानी कहते हैं ना देश में कि हवाला कारोबारियों पे रोक लगाओ। हवाला के माध्यम से पैसे आते हैं, जो देश के सुख चैन को छीन लिया जाता है। हवालों के पैसे जो आते हैं उससे देश में अपराधियों में पैसे इन्वेस्ट होते हैं और इससे अपराधियों को पैसे मिलते हैं जो अपराध को अंजाम देते हैं। यह पूरा खेल हवाला का था। कोलकाता के बालीगंज का रहने वाला मनीष जैन से सुजीत सिन्हा के जरिए अमन साहू की मुलाकात हुई थी। मनीष जैन हवाला कारोबारी है। ये हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए का 3600 रुपए कमीशन लेता था। 1 लाख रुपए हवाला में देता था, पहुंचाता था, उसके 3600 रुपए वो कमीशन के रूप में भी कमाया करता था। तो ये कहानी का चरित्र हमने अमन साहू हत्याकांड, अमन साहू इनकाउंटर की हमने बात की। हत्याकांड मुंह से निकल जाता है तो देखिए कितनी सिमिलरिटी है। कहते हैं ना अपराधी कोई भी हो, अपराध कहीं का भी हो, लेकिन इनमें कुछ न कुछ समानताएं भरपूर नजर आती हैं। लेकिन पूरी कहानी और पूरा चरित्र हमने बताया, पूरा हमने विवरण आपको सुनाया। तो अमन साहू जो अपराधी था, इससे झारखंड ही नहीं आसपास के राज्य भी इससे पूरी तरह से कुंठित थे और इसके अपराध से कहीं न कहीं कुछ लोगों में, खासकर प्रशासन में, एक राहत की सांस तो जरूर मिली होगी। और रही बात अमन साहू इनकाउंटर हो या फिर विकास दुबे इनकाउंटर, अपराधी का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई व्यवसाय होता है। उसका एक ही काम होता है, लोगों की मानसिकता में जहर भुनना, लोगों के दिलों में खौफ भरना और कहीं न कहीं एक छोटी सी पैसे की चाहत में वो समाज और देश का शोषण कर देता है। और रही बात इसकी धनबाद से लिंक, तो पीके सिंह जो हैं उस इनकाउंटर में शामिल थे। वो धनबाद के बैंक में थाना में भी रहे हैं कहीं न कहीं पीके सिंह। तो मुथूट फाइनेंस जो लूट हुई थी उसमें एक अपराधी को गोली से मौत के घाट उतर गया था, वो कहानी तो हमने देखी थी। तो दोस्तों आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन के कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, सहयोग करें और आप हमें हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदुओं के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।